चैरिटेबल ट्रस्ट खोपोली की तरफ से मैं विद्या डोंगरे इस सत्संग में शामिल हुए सभी जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सत्संग की शुरुआत हम एक छोटी सी प्रेयर से करने वाले हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आज के इस सत्संग के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहती हूँ। ज्ञानयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये सत्संग आयोजित किया जा रहा है। आप सभी लोग किसी ना किसी कारण ये डीवाईसीटी के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि डीवाईसीटी ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और खोपोली में से ये ऑपरेट होता है। और ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये समाज में जो हमारी भारतीय संस्कृति या परंपरा है उसमें जो जो अच्छी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने लाता है। और इस माध्यम से हम अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। इस कॉल में जो लोग हैं उसमें से कई लोगों ने इन प्रोग्राम में वो कभी ना कभी शामिल हुए हैं। अभी तक हमारे जूम कॉल के जरिए यानी ऑनलाइन सत्संग हो चुके हैं। उसमें 360 डिग्री मॉर्निंग साधना ऐसा एक कॉल चालू था। दूसरा एक था जहाँ पे अष्टावक्र गीता का हमने एक साथ इकट्ठा होके जूम कॉल पर अभ्यास किया। वैसे ही आनंदाश्रम खोपोली, ये जो खोपोली में एक वास्तु है वहाँ पे रेसिडेंशियल कैंप्स लिए जाते हैं। वो कैंप्स 3 दिन के होते हैं, 4 दिन के होते हैं, 2 दिन के भी होते हैं। उसमें मंत्र चक्र साधना शिविर रहता है या दशमुद्रा साधना शिविर रहता है। ऐसे अलग अलग नाम से ये प्रोग्राम किए जाते हैं। उसमें से ही एक प्रोग्राम का मैसेज आपके तक पहुंचा होगा, वो है गुरु सेवा शिविर। और आपने आज सत्संग का टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पे लिखा है रूट कॉज यानी मूल कारण। तो आज हम ये जो गुरु सेवा शिविर 4 दिन का कैंप आनंदाश्रम खोपोली में आयोजित किया जाता है उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। या हमारे मन में उस प्रोग्राम के बारे में जो सवाल उठते हैं, ये प्रोग्राम किस विषय पर आधारित है, उस वहाँ पे क्या किया जाता है, ये किस लिए लॉन्च किया है, प्रोग्राम किस लिए बनाया है, इन सवालों के जवाब शायद इस सत्संग के जरिए आपको मिलने वाले हैं। जो आज का जो सत्संग रखा है वो एक चर्चा के स्वरूप में रखा है। यानी मेरे साथ आज इस चर्चा में सहभागी होने के लिए हमारे ज्ञानयोग चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम जुड़ी हुई है इस कॉल में। उसमें श्रीकांत जी पाटणकर है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हिमांशु जी भी है, मैं उनका भी आज स्वागत करती हूँ इस कॉल पे। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कशन के माध्यम से कुछ सवालों का जवाब हम अगर आप तक पहुंचा सके तो इस गुरु सेवा शिविर के शिविर
के बारे में आपके मन में जो सवाल है, वो शायद उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। ऐसा ये इसलिए ये कॉल का ये आज का उद्देश्य है सत्संग का। तो पहले जो मैं फोकस करूंगी वो है आज के सत्संग का टॉपिक, यानी मूल कारण या रूट कॉज ऐसा लिखा है। तो मैं हिमांशु जी को पूछना चाहती हूँ, उन्होंने ये टाइटल दिया है इस सत्संग को, तो उनके मन में ये क्या है रूट कॉज, कैसा, किस बारे में रूट कॉज आप जानना चाहते हैं? रूट कॉज का मतलब क्या है? दो ही वर्ड सामने है लोगों के, रूट कॉज। तो किसका रूट कॉज, कौन सा रूट कॉज, इसके बारे में आप अगर की शुरुआत करते हैं तो अच्छा होगा हिमांशु। थैंक यू विद्यमा। सो आज का ये जो टॉपिक है, द रूट कोज, है ना, मूल कारण। ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कहीं ना कहीं हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या तो कुछ सोल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम मतलब अचीवमेंट लाइफ में, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइफ में, ये 7 रिचनेस के अराउंड ही होता है, मोर और लेस। चाहे आपकी फिजिकल रिचनेस हो, सोशल रिचनेस हो, पर्सनल हो, नो इमोशनल रिचनेस हो। तो कहीं ना कहीं लाइक किसी न किसी को पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, किसी को करियर रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, किसी को स्पिरिचुअली कुछ ग्रो करना होता है, किसी को हेल्थ में योगा करना है, ये करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ सोल्व करना है, किसी को हैबिट चेंज करनी है, किसी को अपना इमोशनल बर्स्ट जो आता है उसको चेंज करना है। सो ये सारे जो अलग अलग एस्पिरेशंस है या एम है या गोल है, नो तो इसको इसको सोल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। नो देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल, बहुत सारे अलग अलग उपकरण और साधन अवेलेबल है और उसका हम उपयोग भी करते हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा, रूट कोज में जाने से पहले पहले ये जानना चाहूंगा कि ये सब जो अलग अलग हमारे डे टू डे चैलेंजेस एंड एस्पिरेशन है, तो उसमें किस किस टाइप की विधियां हम लोग उपयोग में लाते हैं और उसका क्या इफेक्टिवनेस है, और लाइक कहाँ तक वो हमको मदद रूप हो सकती है और कहाँ वो रुक जाती है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सोशल हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, नो या नेशनल लेवल पे हो, पॉलिटिकल हो, बट अल्टीमेटली लाइक क्या विधियां है और उसको सोल्व करने के लिए हम क्या क्या उपाय है, नो और उसकी इफेक्टिवनेस क्या क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपने अभी बताया किसी को कुछ चाहिए रहता है, यानी लाइफ के कुछ गोल होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस मन में रहती है, वो पूरी नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताए या चैलेंजेस बताए कि किसी को हैबिट चेंज करनी होती है, किसी को इमोशनल बर्स्ट से छुटकारा पाना होता है, ऐसे कुछ समस्याएं आपने बताई। तो इन समस्याओं का हमारे ट्रेडिशन में जो महात्मा हुए हैं उन्होंने 3 टाइप में वर्गीकरण किया है। यानी हम जो शांति मंत्र बोलते हैं ना, आपने सभी ने सुना होगा कि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये जो मंत्र है, शुरुआत में हम प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद हम ओम शांति 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 ऐसा 3 बार बोलते हैं। ओम के बाद 3 बार शांति। तो इसका कारण क्या होगा? तो सोचने के बाद या कुछ पढ़ने के बाद ऐसा पता चला, ये जो 3 वर्ड है शांति, 3 टाइम्स हम उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें लाइफ में 3 तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उन्होंने हम हमारे पूर्वसूरी ने उसको नाम दिए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स उनमें से जो बाहर से आते हैं, वो उन्होंने आधि भौतिक ऐसा नाम दिया है। वो नाम की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आधि भौतिक है,
कुछ अधिदैविक है। अधिदैविक जो होते हैं उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अभी जो बीमारी आई थी कोरोना की, तो ये कोरोना का जो हम उस पर सॉल्यूशन ढूँढ रहे थे, बाहर बाहर में ही सॉल्यूशन ढूँढ रहे थे, लेकिन ये बीमारी पर हमारा कंट्रोल नहीं था, वो फैलते ही जा रही थी। यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उसे अधिदैविक बोला जाता है। और तीसरा टाइप है प्रॉब्लम का, उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। तो आध्यात्मिक प्रॉब्लम जो जिसकी जड़ें हमारे में ही होती है, यानी कुछ फिजिकल लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कुछ व्याधि होती है हमें। आर्थराइटिस होता है, डायबिटीज होता है, बहुत ऐसे नाम है जहाँ पे हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसकी वजह से हमें व्याधियों को फेस करना पड़ता है। और इस प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेते हैं। अगर शारीरिक व्याधि है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। हमारे कंट्रोल में जो प्रॉब्लम नहीं रहते हैं तो हम किसी बाबा के पास जाते हैं, या हमारा ज्योतिष या भविष्य देखने के लिए जाते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हम बाहर की तरफ ढूंढते रहते हैं। ये मेरे खुद के बारे में भी मैंने ऐसा ही महसूस किया है। जब कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सुलझाने के लिए मैं बाहर की तरफ बाहर में उसका सॉल्यूशन ढूँढने जाती हूँ। ऐसा इसका जनरल प्रॉब्लम के बारे में आपने जो पूछा, वो अलग-अलग सॉल्यूशंस हम बाहर ढूँढते हैं। ऐसा मेरा अ, ओपिनियन है। ओके ओके। थैंक यू विद्या माँ। जैसे कि आपने बताया कि उसका सॉल्यूशन फिजिकल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, या तो कुछ अपने हाथ में नहीं भी होता है। तो और काफी बार हम अलग अलग विधिया का उपयोग करते हैं। नो फॉर एग्जांपल गोल सेटिंग है, नो, या तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं, नो, मंत्र जाप करते हैं, नो, प्रेयर, अलग अलग विधियां है, नो, वो हम करते हैं। जैसे काफी सारे साधक है तो लेकिन हम कोई ना कोई शिविर में जाते हैं, एसएसवाई करेंगे, एएमसी करेंगे, नो, जो भी करते हैं। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज जब तक करते हैं तब तक ये काम चलता है। उसके बाद जहां से करना छोड़ दिया तो वहां से ये करना इफेक्ट बंद हो जाता है। क्या ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ ऐसे होता है कि मेडिटेशन हमने नहीं किया 1 महीना तो फिर ये सारी व्याधियां अपने आप वापस धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाती है? तो इज इट ये कंटिन्यूअस सलाइन लगाने वाली बात है ये या तो फिर एएमसी या में आओ या कहीं पर आओ तो ये बार बार हॉस्पिटल जाना जरूरी है, या इज देयर एनी वे कैसे नो इज देयर एनी फाइनल सॉल्यूशन? नो, क्योंकि ये सब तो है, रोज की दवाई की गोलियां है, नो, तो क्या करें? नो, दैट इज समथिंग आई वांट टू नो मे बी फ्रॉम श्रीकांत जी। आप शायद इस पे कुछ आप बतावे तो हाँ। आपने पहले तो बोला सिर्फ ये मेरे साथ होता है या सबके साथ, तो वो तो सबको पूछना पड़ेगा। आपके साथ होता है वो आपसे डील कर सकते हैं। अभी आज के जो भी ये अंडरस्टैंडिंग का सत्संग है आज का, हम अंडरस्टैंडिंग तक आज पहुंच पाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी डीपेस्ट पॉसिबल और क्लियर हो तो लाइफ में एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं होता है, इसलिए एक्सपीरियंस की तरफ नहीं बढ़ते हैं, और शायद एक्सपीरियंस नहीं है तो रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। आज की ये टॉपिक का मैं एक छोटी सी कथा से, एक इंसिडेंट से शुरुआत करना चाहूंगा। मेरे एक क्लाइंट थे, मेरे ऑफिस में आए थे, बहुत अमीर थे और अच्छे रिलेशन थे हमारे। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि पाटनकर, आई वांट टू मीट यू पर्सनली। मैं बोला ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि कोई नहीं दूसरा चाहिए उधर, सिर्फ आप और मैं चाहिए। उम्र में तो मेरे से बड़े थे, तो आ गए और घर। मैं बोला बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री का, कंपनी का प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट का इश्यू है, ही वांट्स टू पर्सनली डिस्कस इट विथ मी। तो आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ था मेरे दिमाग में, ये बताएंगे तो आई वाज आल्सो प्रिपेयर्ड कि इनको बढ़िया सलाह देंगे तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आने के बाद उन्हें शुरुआत की, आपको तो मेरी वाइफ के बारे में पता है। मैं बोला यस, उनको मिला हूं मैं 2-3 बार,
और खाना पीना बढ़िया बनाती है, हमने एंजॉय किया 2-3 बार। तो बोले वो नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं, खाने के बारे में नहीं, ये मेरी वाइफ है ना, ये शॉपिंग को जाती है, इसको पता ही नहीं चलता है कब रुकना है। आई सेड यू आर राइट, बराबर है। फिर और एक बात बोली, और एक बात बोली, और वाइफ के बारे में करीबन 15-20 मिनट पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्होंने। मैं हर बार एक ही मंत्र दोहराता था, सर यू आर राइट, यू आर राइट। पता नहीं क्या हो गया, 15 मिनट के बाद बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश। बोले ऐसा वकील मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा वकील का काम किया था, वकील तो सबको बोलता है यू आर रॉन्ग, मैंने उस दिन सारा बोला था यू आर राइट, तो मैंने शायद उल्टा काम किया था। घर चले गए, बाद में मुझे 2 ईमेल भेजे, एक फोन कॉल किया। ही वाज सो थैंकफुल टू मी बिकॉज आई सेड यू आर राइट। मे बी 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद उनकी वाइफ का फोन आया, मिस्टर पाटनकर, ये मेरे हस्बैंड है ना, ये आपके बारे में बहुत बढ़िया कुछ बता रहे थे मुझे। ही इज नॉट ओनली एडवोकेट, ही इज ऑलमोस्ट अ गॉड फॉर अस एंड आवर होल फैमिली शुड कंसल्ट हिम ऑन डिफरेंट इश्यूज। आई सेड ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन शायद अगर सेठ को लगता है तो होगा। तो नहीं नहीं, मुझे आपको मिलना है, आप कब आएंगे दिल्ली? तो, तो अभी दिल्ली कौन जाएगा? मैं बोला इतने तो जल्दी नहीं आने वाला। तो पता नहीं, फिर हमारी मुलाकात हो गई दोनों की। उन्होंने आया, आपके साथ मुझे अकेले में बात करना है। तो मैं समझ गया ये अकेले में बात इनकी फैमिली की क्या होती है, ये हस्बैंड वाइफ के बारे में बोलता है, मतलब वाइफ हस्बैंड के बारे में बोली। आई वाज एक्सपेक्टिंग। उन्होंने आके, उन्होंने 15 मिनट बोला था ना, तो इन्होंने 22 मिनट तक मेरा सारा बता दिया। ये ऐसे करते हैं, मानते नहीं है, आराम नहीं करते हैं, मैं कितनी बोलती हूँ जरा हेल्थ का ख्याल करो। हर बार मैंने उनको एक ही फॉर्मूला बोला, यू आर राइट। और 22 मिनट यू आर राइट, और पहली बार 15 मिनट यू आर राइट। वो भाभी जी चली गई वापस। जाने के बाद पता नहीं उन्होंने हमारे घर में कुछ गिफ्ट भेजी मुझे बड़े बड़े, और उनके बच्चों को बोला आप एक बार तो इसको मिलो। अभी मैं यहाँ उनको ब्रेक लगा दिया, मैं बोला इसके आगे यू आर राइट मुश्किल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे एक ही मंत्र दोहराना है, यू आर राइट। उनके लिए मैं भगवान बन गया था उस समय। मैं सोच रहा था ऐसे क्या हुआ, अगर मैं जिंदगी में सभी को यू आर राइट बोलूंगा तो क्या होगा, और खुद को यू आर राइट बोलूंगा तो क्या होगा। तो इसमें मुझे कुछ स्पिरिचुअल एंगल समझ में आ गए, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया खुद के बारे में। तो आई एम राइट ये एक अंडरस्टैंडिंग है, यू आर राइट एक अंडरस्टैंडिंग है, एवरीवन इज राइट ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, और एवरीथिंग इज राइट ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये सब किस्सा मैंने घर में वाइफ को मेरे बताया। वाइफ को बोला अरे ऐसे हो गया था, वो आए थे उन्होंने ऐसे बोला, मैं बोला यू आर राइट। फिर इनको वाइफ आ गई, उनको भी बोला हर बार यू आर राइट। अभी दोनों हमें दोनों दिल्ली में बुला रहे उनके कोठी पे खाना खाने के लिए। तो मेरी वाइफ मुझे बोल रही है तुमको किसने बोला था इनके झमेले में पड़ने के लिए? आई सेड यू आर राइट। वो भी हंस पड़ी। So my understanding about any problem, if I am in a position to say to myself that I am right, to others that you are also right, everything is right, then there is no any problem. तो आपने जो ये टाइटल दिया था ना, उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा था। We all have problems, ऐसे उसमें मैसेज में लिखा था। Who doesn't want to solve the problems, ये भी लिखा था। In order to solve the problem, where to work, on leaves, fruits, branches or on the roots। इसके बारे में मैंने 3 बार ये मैसेज पढ़ने के बाद अलग अलग नोट्स बनाए। मैं बोला ऐसे कुछ बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा। और 15 मिनट पहले जो मैं लिखा हूं ना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, और नहीं मिला तो भी एवरीवन इज राइट, एवरीथिंग इज राइट, सो कोई सीरियस तो बात है नहीं। सो माय परसेप्शन इज दैट ये जो पूरा पेड़ है ना, होल ट्री इज अ सिचुएशन। रूट्स है, उसमें लीव्स है, फ्रूट्स है, ब्रांचेस है, दे आर एक्चुअली वन। ये पूरा पेड़ एक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बट ईच पार्ट ऑफ दैट ट्री फील्स दैट ही और शी और इट इज अ सेपरेट। दिस फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस इज अ रूट कॉज ऑफ एनी और ऑल प्रॉब्लम्स। ये एक नमूने के दाखिल खाली बोल रहा हूं। अभी लाइफ तो एक है, एग्जिस्टेंस एक है, ओशन इज वन, वेव्स आर डिफरेंट, बबल्स आर डिफरेंट। सो पूरा ब्रह्मांड कहो, यूनिवर्स कहो, एक ही है। लेकिन इसमें जो हम एक छोटे से कुछ है ना, उसको लगता है कि मैं सेपरेट कुछ हूं, मैं अलग हूं। शायद इसी को योगा की लैंग्वेज में अहंकार बोलते हैं, अहम प्लस आकार, अहंकार। तो दैट इज सेंस ऑफ सेपरेशन। दिस होलनेस appearing to be a part or feeling that I am a part
इज अ रूट कॉज। ये ऐसा एक मन में विचार आया था। ये तो बड़ा सीरियस मेरा अभी वक्तव्य चालू हुआ है, थोड़ा हम हल्का भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक दूसरा पॉइंट लिखा था मैंने, द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू आइदर अ प्लेस और अ पर्सन और अ सब्जेक्ट। आप आपके जीवन का कोई भी प्रॉब्लम निकालो, आपको तीन ही, एक तो प्लेस से कनेक्टेड है, ये ना हमारा घर ही ठीक नहीं, ये ना जगह ही ठीक नहीं, ये मेरा ऑफिस ठीक नहीं, ये ना ये ऐसा है वैसा है, सो प्लेस होगा। या तो पर्सन, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा नहीं करता है वगैरह। और तीसरा है सब्जेक्ट, कोई विषय दिमाग में होता है। सो ये तीन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम फील होता है। अभी हमारे जो गुरुजी है, ऋषि प्रभाकर गुरुजी, उन्होंने प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताई थी एक बार। what is definition of a problem according to Guruji Rishi Prabhakar? He says that it is a boundary which I cannot cross or you cannot cross. So root cause is my inability to cross the boundary, और boundary is a situation, लेकिन मैं वो क्रॉस नहीं कर रहा हूं। जैसे खंडाला घाट मैं नहीं चढ़ा सकता गाड़ी, तो ये मेरी लिमिटेशन है, खंडाला घाट तो सिचुएशन है। ऐसे कुछ वो समझा रहे थे। और बाउंड्री क्या है? व्हाट इज दैट बाउंड्री? द ओनली बाउंड्री इन द वर्ल्ड इज ईगो, अहंकार, कपल्ड विथ सेंस ऑफ डूअरशिप कहो, सेंस ऑफ सेपरेशन कहो, कुछ सेंस ऑफ फाइनाइटनेस कहो, ऐसे बड़े बड़े नाम उसको है। सो ये एक बार समझ में आता है, वंस वी अंडरस्टैंड दिस, तो क्या होता है, प्रॉब्लम है ये अगर ह्यूमन इंटेलेक्ट को समझ में आ गया, तो ह्यूमन इंटेलेक्ट ट्राइज टू वर्क ऑन इट इन टू वेज। किसी भी इंसान को दो ही तरीके से वो सॉल्यूशन के पीछे लगता है। एक है ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम और रिमूव द प्रॉब्लम और रिमूव द बाउंड्री, दिस इज डूइंग कर्मा वे। मैं कुछ करूं, मैं योगासन करूं, मैं प्राणायाम करूं, मैं जप करूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं सत्संग करूं, मैं गुरु करूं, मैं दीक्षा लूं या दीक्षा दूं, जो भी है, तीर्थ स्थल में जाऊं, तो ये सब जो है, ये ह्यूमन माइंड इंटेलेक्ट इस तरफ जाता है कि मैं इस पर कुछ काम करूं ना तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये एक तरीका है, दिस इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, दिस इज राजसिक वे। त्रिगुण में से रजसिक वे ये है, तो कुछ करूं तो हो जाएगा। दूसरा एक है जो भक्ति मार्ग कहो, तमस्वे कहो, ये कर्म मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग क्या बोलता है, भाई भगवान ने जो दिया है ना वो बराबर है, हाँ, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावर, ऐसे मराठी में कुछ बोलते हैं इसके बारे में। तो ये ट्राइंग टू बी विथ प्रॉब्लम, वो भागते भी नहीं है, वो सॉल्व भी नहीं करती है, चलो भाई भगवान ने दिया है, प्रसाद समझ के उसके साथ रहते हैं। सो एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एज इट इज अ तामसिक वे, नॉन डूइंग वे। मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा, उसके साथ रहूंगा, बीइंग विद द मोमेंट, दिस इज शिवा वे ऑफ ऑपरेटिंग। पहले बताया वो विष्णु वे ऑफ ऑपरेटिंग था, रजस था, उसमें कुछ करना है मुझे तब होगा, इसमें बस उसके साथ रह जाता हूँ, सरेंडर होता हूँ कहेंगे। इसका तीसरा एक तरीका है जो बहुत रेयर है, ना ज्यादा लोगों के समझ में आता है, ना ज्यादा लोग उस पर काम करते हैं। वो है नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नॉट एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एज इट इज, नॉट वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, बट गोइंग बियॉन्ड द प्रॉब्लम। ये तीसरा तरीका है, हाउ टू गो बियॉन्ड द प्रॉब्लम, ट्रांसेंडिंग द प्रॉब्लम कहेंगे हम। तो इफ यू ट्रांसेंड द प्रॉब्लम, दैट इज सत्वा, ट्रांसेंडेंस सत्व गुण से होता है। सो राजसिक वे है, तमसिक वे है और सात्विक वे भी है। अभी प्रॉब्लम्स आर ऑफ टू काइंड्स टू माय अंडरस्टैंडिंग, वन इज सेल्फ रिलेटेड और अदर रिलेटेड। सेल्फ रिलेटेड में क्या आते हैं, तो फिजिकल प्रॉब्लम आएंगे, मेंटल प्रॉब्लम आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आएंगे, इमोशनल प्रॉब्लम आएंगे। ये सिर्फ मेरे से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, मेरे इमोशन से दूसरे को कुछ पड़ी नहीं, मेरे मेंटल स्टेटस से दूसरे को कुछ पड़ी नहीं। तो ये जो है सेल्फ रिलेटेड, ईगो रिलेटेड है या पास्ट रिलेटेड है, ये सब ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स माई सेल्फ। दूसरे प्रॉब्लम्स है अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अभी अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या है, देखिए एक बात ऐसी है खुद के बारे में जो है, वो मुझे जैसा चाहिए ना वैसे होता है तो मुझे प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। मुझे जैसा चाहिए वैसे नहीं होता है तो पेन हो जाता है, दुख होता। तीसरा है और ही कुछ हो जाता है जो मैंने सोचा भी नहीं था, यहाँ शॉक है। सो पेन, प्लेजर एंड शॉक, बट देयर इज नो पीस, शांति नहीं है ये तीनों में। दूसरा, दूसरों के संदर्भ में लोग मेरा सुनते हैं, प्लेजर, लोग मेरा नहीं सुनते हैं, पेन,
लोग और ही कुछ करते हैं, शॉक। तो ये 3 एक्सपीरियंस सभी को आते हैं, खुद के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। तो वर्किंग ऑन लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस मतलब क्या है? वर्किंग ऑन बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, चित्त एंड ईगो। इस पर अगर हम काम करते हैं तो हम ब्रांचेस पे काम करते हैं, फ्रूट्स पे काम करते हैं, फूलों पे काम करते हैं। दीज आर द ब्रांचेस। लेकिन ये किसकी ब्रांचेस है? ये रूट भी तो एक ब्रांच ही है, रूट भी बाहर आया है ना। तो जिस पर ये ट्री लाइफ घटित हुआ है, अगर उस पर काम होता है तो शायद वो रियल रूट पे काम होता है। लेकिन वो क्या है पहले समझना जरूरी है। हमें तो सिर्फ टेंजिबल रूट पता चलता है कि जमीन के नीचे है वो रूट। अरे लेकिन जमीन के नीचे जो रूट है वो भी कहीं से तो आया है, तो वो ओरिजिनल रूट है शायद। तो किसी भी प्रॉब्लम के रियल रूट की तरफ हम अगर जाते हैं तो जिसे हम रूट समझते हैं वो भी स्प्राउटिंग है, वो भी एक पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। ये शायद समझ आ सकता है। सो व्हाट इज दैट? ये हम जीएसएस में, गुरु सेवा शिविर में, इनटू ब्रैकेट हु एम आई, मैं कौन हूं। लेकिन एक बात है, मैं कौन हूं इसके पहले मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, ये थोड़ा समझना बेसिक क्लियर हो गया तो मैं कौन हूं की तरफ हम जा सकते हैं। और कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में एक बार ये सवाल पैदा हो गया ना, तो उसके बाद ही रियल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तब तक माला डालो गले में, त्रिकाल संध्या करो, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करो, जप करो, टीका लगाओ, ये कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन नहीं है। मैं कौन हूं ये सवाल जब पैदा होता है और अनइजीनेस, अनरेस्ट पैदा करता है, तो शायद कहते हैं कि वो इंसान का स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ, सिर्फ अनरेस्ट डेवलप हुआ है। कौन हूं मैं? तो इसके बाद ये जीएसएस में, गुरु सेवा शिविर में क्या करते हैं हम? सो वी डोंट वर्क ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वी डोंट वर्क ऑन एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम, we work on how to transcend the problem. And what is the problem? Why we experience the problem? It is because of the body, mind, intellect, chitta and ego. ये 5 ही के कारण हम कोई भी सिचुएशन either we take it as a problem or as an opportunity. ये 5, अगर ये 5 के परे हम जाते हैं तो, and establishing into no boundary state, क्योंकि बॉडी को भी बाउंड्रीज है, मन को भी बाउंड्रीज है, ईगो को है, चित्त को है, सबको है, इंटेलेक्ट को है। सो दे आर फाइनाइट एंड आवर ट्रू नेचर इज टू बी एब्सोल्यूट और इनफाइनाइट. If we realize this, that I am an infinite or absolute, and I can establish myself into that state while living in day-to-day world, that is liberation. And this is possible by not working on body, mind, intellect, chitta, ego, but by transcending all these 5, one can establish into his true nature, and that we call as self-realization. ये शायद कुछ जीएसएस में है. इसके स्टेप्स है. एक अंडरस्टैंडिंग की स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग क्या करना है. दूसरी स्टेप है एक्सपीरियंसिंग, और तीसरी है रियलाइजेशन. रियलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें रिवर्स नहीं है. एक बार आदमी छूट गया बस, वापस नहीं, वो ट्रैप में अटकता है. वो रहता है सभी में, लेकिन वो खुद ट्रैप में नहीं होता है. दैट इज लिबरेशन. मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, वो मरने के बाद नहीं है. जिंदा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ, टोटली लिबरेटेड सोल, ये वो अवस्था है. ना अच्छा ना बुरा, ये दोनों से वो बाहर निकल जाता है. भय नहीं रहता है. डिजायरलेसनेस और फियरलेसनेस ये अपने उसके साथ चलती है. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या है? 3 बातें अंडरस्टैंड होना जरूरी है, तो अंडरस्टैंडिंग पूरा हो जाता है. एक, लॉ ऑफ इम्परमानेंस. यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है. ये हमने सुना है, हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमने समझा नहीं है. टोटल डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग. और ये दूसरा है लाइफ हैपन्स, जिंदगी चलती है अपने अपने फ्लो से. और तीसरा है आई एम नॉट द डूअर और नो वन इज द डूअर. ये 3 बातों की अंडरस्टैंडिंग अगर 100% हो जाती है, देन ओनली one can experience this understanding in day-to-day life, initially for a few moments, and then it can become a permanent experience of life that is called as realization. So this JSS, to my understanding, is a wonderful blend. ये एक वंडरफुल ब्लेंड है. किसका? 3 बड़े ग्रंथों का वंडरफुल ब्लेंड है. एक है भगवत गीता, दूसरा है पतंजलि योग सूत्र, और तीसरा है अष्टावक्र गीता. So it is a wonderful blend of these 3.
और ये 3 के परे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अर्जुन से बड़ा प्रॉब्लम किसको था नहीं। महाभारत या भगवत गीता देखो, आपके और मेरे लाइफ में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो महाभारत में नहीं है, जो भगवत गीता में नहीं है। पतंजलि योग सूत्र, अल्टीमेट साइंटिफिक वे ऑफ अटेनिंग अल्टीमेट पीस। पतंजलि योग सूत्र जितना परफेक्ट कुछ नहीं है। और अंडरस्टैंड ये क्या रियलाइजेशन के लिए अगर ये भगवत गीता और पतंजलि योग सूत्र का मेरा अभ्यास पूरा हुआ है तो अष्टावक्र गीता जैसा अल्टीमेट रियलाइजेशन के लिए कुछ नहीं। तो ये तीनों का ब्लेंड कहीं तो है, ऐसे मुझे लगता है। मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया हमेशा की तरह से लेकिन फिर भी ये कुछ मुझे कहना था कि जीएसएस क्या है। तो अगर देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपके प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। दिस इज जीएसएस टू माय अंडरस्टैंडिंग। गुरु सेवा शिविर, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसकी झलक मैंने पाई है कुछ पिछले कुछ सालों से। ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। 100% नहीं, लेकिन परसेंटेज डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये भी कुछ कम नहीं, ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, उसके बदले अभी शांति तो है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर पीसफुल डे बाय डे विथ माई सेल्फ एंड विथ अदर्स। ऐसे कुछ हाथ लगा है। तो इनिशियल बड़बड़ अभी इतना काफी है लगता है। अभी आप ही दोनों संभाल लीजिए, आगे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे 2 बातें याद आई इसमें। एक तो पहले अगर ह्यूमन इवोल्यूशन का अगर विचार किया जाए या अभ्यास किया जाए तो ह्यूमन रेस को, जो पृथ्वी पर ह्यूमन रेस है बोलते हैं, उसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे वो कुछ अलग तरीके के थे। यानी प्रिमिटिव स्टेज में, जब इवोल्यूशन की अर्लियर स्टेज थी तो ह्यूमन रेस जंगल में रहती थी, श्वापदों के साथ, हिंस्र पशुओं के साथ रहती थी। तब जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे वो अपने अस्तित्व के लिए यानी एग्जिस्टेंस के लिए फेस करने पड़ते थे। तो वो प्रॉब्लम फेस करते समय अगर आपके ऊपर किसी ने हल्ला किया तो 3 टाइप्स के रिस्पॉन्सेस आप में से आते हैं। वो उसमें पहला होता है फ्लाइट, यानी वहां से निकल पड़ना, उस प्रॉब्लम से हट जाना। दूसरा रिस्पॉन्स आता है वो है फाइट, उस प्रॉब्लम के साथ फाइट करना, जूझते रहना। और तीसरा आता है फ्रीज, यानी जैसे कि तैसा वहां ही रुक जाना, कुछ न करना। तो अभी आपने जो 3 ये टाइप बताए, भक्ति, कर्म और ज्ञान, वो इससे रिलेट करता है। यानी फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है वो तमोगुण दिखाता है। जो तमोगुणी रहते हैं वो वहां से चले जाते हैं, उनको कुछ करना नहीं रहता है। जो रजोगुणी रहते हैं, जिनके ऊपर रजोगुण का प्रभाव है, उनको फाइट करने की आदत जैसी होती है, या वो फाइट की तरफ जाते हैं, वो प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं और उसके साथ भिड़ते हैं, वो उसको सॉल्व करने में लगते हैं। और तीसरा है ज्ञान प्रधान, जो लोग होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, रुकते हैं प्रॉब्लम में और उनको सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। ऐसा ऐसा 3 टाइप मुझे याद आए ह्यूमन इवोल्यूशन होते समय जैसा चेंज होता गया। लेकिन वो प्रॉब्लम अभी नहीं है एग्जिस्टेंस के, प्रॉब्लम के तरीके भी बदले हैं सब। और एक याद आया, वो है आपने जो सॉल्यूशन बताया अभी रूट की तरफ जाने का। तो रमन महर्षि नाम के जो संत हुए थे, वो उनके पास जब कोई भी जाता था तो किसी भी प्रॉब्लम लेकर अगर कोई गया, वो भौतिक जगत का प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, मेंटल इशू हो, या फैमिली से रिलेटेड हो, इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, तो हर एक प्रॉब्लम पर वो एक ही आंसर देते थे। वो बोलते थे कि अब जरा सोच के आना, हु एम आई, ये प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है। तो आपकी बातों से मुझे पता चलने लगा है कि आप भी वैसा ही कुछ बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ और यही आंसर लेके जाओ तो आपके प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे। ये और एक तरीका है। तो उसके बारे में, रमन महर्षि के बारे में आपको कुछ अगर मालूम है तो बता देना इस कॉल हाँ पे। हाँ हाँ। रमन महर्षि के बारे में कुछ कहना, मतलब सागर के बारे में या सूरज के बारे में, क्या मराठी में कहते हैं, काजवा।
उसने कुछ बोलना, मैं बोलूंगा जो भी थोड़ा बहुत पता है वो। उसके पहले और एक बात शेयर करना मैं भूल गया। व्हाट इज द रूट कॉज, उस पर जो हम रूट कॉज पर बात करें ना, वन फीलिंग दैट आई कैन चेंज माई सेल्फ एंड आई कैन चेंज अदर्स, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें मुझे शोले का एक असरानी का डायलॉग याद आता है बार बार, अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे, और हा हा करके वो हंसता है। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डायलॉग लगता है मुझे। हम नहीं सुधरे इसका मतलब क्या, अरे हम सुधर ही नहीं सकते हैं। मेरा डीएनए जो भी है वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पर जो संस्कार हुए हैं वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा डीएनए प्लस इनपुट करके अगर मेरी डेस्टिनी है या मेरा प्रोग्रामिंग है, तो मेरा प्रोग्रामिंग मैं कैसे चेंज करूंगा। ना डीएनए मैंने पैदा किया, ना प्रोग्रामिंग मैंने खुद पर किया है, तो मैं खुद पर काम कर सकता हूँ। ऐसे अगर कंप्यूटर कहने लगे कि आई कैन रीप्रोग्राम माई सेल्फ, अरे रीप्रोग्राम के लिए तो दूसरा ह्यूमन बीइंग ही लगता है, क्रिएटर लगता है। क्रिएशन जो है वो दैट कैन नॉट रीप्रोग्राम इटसेल्फ। तो अगर हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे, ये असरानी का बहुत बड़ा स्पिरिचुअल डायलॉग मुझे लग रहा है। सो कैन वी चेंज अवर लाइफ, देन व्हाट रिमेन्स, टू एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। और जिनको लगता है चेंज कर सकते वो कुछ करने लगते हैं, ये दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप है टू ट्रांसेंड ऑल दिस साइमल्टेनियसली। So transcendence of body, mind, intellect, ego, chitta, everything simultaneously can happen, can very easily happen in GSS. और ये कम से कम 300-400 लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि साइमल्टेनियसली ही और शी ट्रांसेंड्स द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड चित्त, ऑल 5। और ये 5 को जब ट्रांसेंड करते हो, देन यू आर एस्टैब्लिश्ड इन योर ट्रू नेचर, दैट्स ऑल। और क्या पाना है, स्व में स्थित होना, इसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग जीएसएस कंप्लीट स्वास्थ्य दे सकता है। इसका मतलब वो आदमी को पैर में दर्द नहीं होगा, क्या होगा, पेन एंड प्लेजर ही लाइफ है। तो ऐसा मतलब नहीं कि उसको वो कभी मरेगा ही नहीं, क्या वो जरूर मरेगा, लेकिन वो जब तक जिएगा ना तो खुद के साथ रहते हुए जिएगा, क्योंकि बॉडी पैदा हुई तो बॉडी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचना कि जीएसएस करने के बाद मैं कौन हूं इसका पता चलने के बाद उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। वो खाना खाएगा, वो सोएगा, वो पानी पिएगा, वो खेलेगा, वो पिक्चर देखेगा, सब चालू रहेगा, लेकिन वो कहीं बंधा हुआ नहीं रहेगा। और रमन महर्षि वॉज अ लिबरेटेड सोल, और उनका सेंटेंस है रमन महर्षि का कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द मोस्ट 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 इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सबसे आसान क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि वहां ढूंढने वाला और जिसको ढूंढना है वो दो नहीं है, वो एक ही है, इसका पता चल जाता है, तो सारा एफर्ट खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल आदमी थे। और गुरुजी बार बार कहते हैं कि जब भी मैं पौंडीचेरी जाता हूँ और रमणाश्रम में जाता हूँ ना, तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, मेरे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। अभी भी रमणाश्रम में जो भी जाता है वहां अगर रुकते हैं ना 2-4 दिन रहो, तो आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगे। ये शायद रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, रमेश बालसेकर और इनका ही शायद कुछ आ गया है ये जीएसएस में। बट जीएसएस इज नॉट सिंपली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, एंड देन रियलाइजेशन में हैपन। इफ द अंडरस्टैंडिंग इज टोटल, then experience will happen automatically and it leads to realization. ये रह गया था बोलने के लिए। तो रमन महर्षि के बारे में बस इतना समझो कि रमन महर्षि थे, आप और मैं उनके जैसे नहीं हो सकते हैं, तो हमें किसी जैसा बनना नहीं है। मुझे रमन महर्षि नहीं बनना है, मुझे गुरु ऋषि प्रभाकर नहीं बनना है, वो थे, मैं हूं, ये समझ में आ गया तो हम वी आर नॉट सेपरेट बट वी आर डिफरेंट। तो ये लाइफ की ब्यूटी समझ में आती है। हर एक अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके का उसका आविष्कार है मॅनिफेस्टेशन में। मग त्याला काय म्हणतात, वैविध्य आहे, वेगळेपण नाही, असं काहीतरी आहे। थँक्यू थैंक यू श्रीकांत जी। नो तो आपने अलग अलग 2-3 चीजें आपने बताई कि जो मैंने कैच की, बहुत सारी बताई आपने, तो मेरे तो जो हर कोई अपनी था ना वो
पास्ट प्रोग्राम के हिसाब से कुछ न कुछ उठाता है। तो एक चीज आपने जैसे बताई कि सेंस ऑफ डूअरशिप, दैट इज वन ऑफ द रूट कोज। और यदि सेंस ऑफ डूअरशिप ही चला जाए, कर्तृत्व पन का भाव चला जाता है, तो सारे प्रॉब्लम्स का जड़ वहां पर है। तो आपने जैसे बताया कि मास्टर प्लान या तो फिर क्रिएटर हैज ए प्लान, तो व्हेन वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, तो उसके बाद तमस नहीं आएगा क्या? ये एक सवाल जनरली होता है। तो लेकिन हाउ डज इट वर्क, ये साथ में कैसे रह सकता है? ये इस अवस्था से मैं गुजरा हूँ। मैंने जब पहली बार अष्टावक्र गीता पढ़ी ना, तो मुझ में तमस ज्यादा आ गया और 1.5 साल मेरा बहुत बर्बाद हो गया, विड्रॉल सिम्टम्स। चौथी बार जब पढ़ा तो सत्व बढ़ गया था। सत्व मीन्स नॉन डूइंग मेरा बढ़ गया था, जिसमें बहुत सारा डूइंग था। सो किसी भी बात को अगर सही मायने में समझते हैं तो ऐसी गलतियां नहीं होती है, लेकिन मैंने वो गलती की है। पहली बार मैंने जब भी पढ़ा वो, तो आप जो कह रहे वही हुआ था कि विड्रॉल सिम्टम्स आ गई थी, तमस बढ़ गया था, कुछ ना करने को, अरे सारा भगवान पे ही छोड़ना है, अपने को क्या करना है। ये इग्नोरेंस था मेरा। पढ़ाई की थी लेकिन इग्नोरेंट, मैं आई वॉज लर्नेड इग्नोरेंट एट दैट टाइम। तो शायद पढ़ाई से ही ऐसे कुछ होता है। लेकिन पढ़ाई पर रुकना नहीं चाहिए। पढ़ने के बाद, श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, वाद करना चाहिए, निजध्यास करना चाहिए। तो वो अभ्यास प्रक्रिया पूरी होती है। फिर उसका गलत परिणाम नहीं होता है। जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वही एग्जैक्ट परिणाम उसका हो सकता है। So there can be a human error that science is perfect, science of spirituality is perfect. वो वैसा ही होता है कोई भी। तो ह्यूमन एरर हम कम कर सकते हैं, वो शायद हो सकता है। सो सवाल सही है और जवाब अलग अलग ही होंगे हर एक के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। एक सचिन जी ने हैंड रेज किया है, शायद उनको क्वेश्चन है। सचिन जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते। जय गुरुदेव श्रीकांत जी। प्लीज। क्वेश्चन भी था, आंसर भी मिल रहा है, फिर भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, बिकॉज इट्स अबाउट रियलाइजेशन। तो अभी जो पहला डेफिनेशन देखा था कि फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस इज अ रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। और जब अध्यात्म अपन बोलते हैं तो स्व के साथ रहना है, तो ऑब्वियसली डिटैचमेंट और सेपरेशन आ जाता है। तो नाउ आई एम काइंड ऑफ विथ अध्यात्म वी आर सेइंग दैट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, बट द सेपरेशन इज अ रूट कॉज फॉर द प्रॉब्लम आल्सो। तो ये दोनों में अभी मेरे इसमें थोड़ा आंसर भी मिल रहा है और जम्बलिंग भी हो रहा है। तो सॉर्ट ऑफ उस पर क्लैरिफिकेशन किया तो अच्छा है। ओके, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे समझ के चलो कि आपके अंदर एक मेमोरी चिप है, जिसके कारण आपको पास्ट सारा ध्यान में है। आप मुझे पहचानते हैं, ये जूम कॉल पर ज्वाइन हो सकते हैं। आपके मेमोरी चिप निकाल दी तो क्या आप मर जाओगे? नहीं। मतलब लाइफ इज पॉसिबल विदाउट मेमोरी, विदाउट चित्ता। ये एक है। दूसरा, अगर मैं वकील हूँ, मैं एसएसवाई टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये भी मेमोरी चिप में से निकल गया, तो क्या विदाउट ईगो लाइफ इज नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है। तो ईगो चला गया तो भी लाइफ पॉसिबल है, चित्त चला गया, पास्ट चला गया तो भी लाइफ पॉसिबल है। अभी जो मन है, तो मन अगर नहीं हो, हाँ, जैसे आप गाढ़ निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तब मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप तो होते हो। तो विदाउट माइंड लाइफ इज पॉसिबल। विदाउट, अब कुछ निर्णय नहीं करते हो नींद में, नो डिसीजन मेकिंग इज हैपनिंग, सो विदाउट इंटेलेक्ट लाइफ इज पॉसिबल। सो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बगैर भी लाइफ पॉसिबल है। ये एटलीस्ट हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ सकते हैं। सचिन जी आप म्यूट है तो हाँ। सो एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ में। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ इसके विदाउट हूँ, ये हो या ना हो मैं हूँ। और ये मैं का होना मन, बुद्धि, शरीर, चित्त, अहंकार को इस्तेमाल करे
तो उसको कहते हैं खुद पर सत्ता आ गई, और जिसकी खुद पर सत्ता चलती है उसकी एग्जिस्टेंस पर भी सत्ता चलती है, क्योंकि एग्जिस्टेंस इज मेड आउट ऑफ पंच महाभूतास एंड इज बॉडी माइंड चित्त अहंकार इज ऑल्सो मेड ऑफ पंच महाभूतास। इसे सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ है। वो अवस्था आ सकती है जिसकी टेक्नोलॉजी है। अभी 3 तरीके हैं, कोई बोलेगा मैं ये योग आसन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, इससे जाऊंगा, कोई कहे मैं भक्ति से जाऊंगा, जा सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम है, अपनी अपनी मौज है, अपना अपना टाइप है। कोई कहेगा सिर्फ समझ से भी पहुंच जाऊंगा, तो उसका प्रोग्रामिंग अगर कैपेसिटी है तो ही कैन ट्रांसेंड एवरीथिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, लाइक जनक राजा। क्योंकि जनक राजा का बाकी तैयारी हुआ था, अर्जुन का नहीं हुआ था। तो नहीं हुआ है तो थोड़ा ज्यादा 18 अध्याय होते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, सवाल खत्म ही नहीं होते हैं, फिर चमत्कार भी दिखाना पड़ना है, फिर नमस्कार होता है। ये भगवत गीता ऑपरेशन है। अष्टावक्र में कोई चमत्कार नहीं है, सीधी बात है, नो चमत्कार। आज्ञा चक्र पर जाना विदाउट टचिंग आज्ञा चक्र, अर्लियर चक्रास, डायरेक्ट जंप है वो। तो ये पॉसिबल है, किसी के बारे में भी पॉसिबल है, लेकिन क्या मेरे बारे में होगा ये मैं नहीं जान सकता। जैसे मुझे लगता है ना, मैं ऐसी बड़बड़ करते करते ही मरने वाला हूँ, ये मुझे पता है। जरूरी नहीं कि मेरा आज्ञा चक्र जागरूक होगा, लेकिन मेरे बोलने से किसी को फायदा होगा, वो आज्ञा चक्र पर पहुंचेगा, लेकिन मैं ये बड़बड़ चक्र पर ही रहूंगा, लगता है। सो इट इज माई डेस्टिनी एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसका Correct. कोई पछतावा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सचिन जी। और किसी को क्वेश्चन है? वर्षा जी प्लीज, आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जय गुरुदेव एवरीवन। बहुत अच्छा था सेशन, ओपनिंग था बहुत सारा, लेकिन आपने एक बोला कि वो जो आध्यात्मिक आपको लगा कि मैं खुद को नहीं चेंज कर पाया तो दूसरों को क्या चेंज करूंगा। लेकिन अगर ये गुरु मिलते हैं लाइफ में तो वो पॉसिबल होता है। जो प्रीचिंग होता है वो इट हैपेंस, एक्चुअली इट हैपेंड विद मी, तो वो हो जाएगा। ऐसा हमको गुरु गाइड कर सकते हैं कि who am I, whatever there, and so we can change, I think, we can go in that. तो इसके बारे में थोड़ा एक सवाल था मुझे, क्या गुरु आपने किया या गुरु नाम का इवेंट आपके जीवन में हो गया? आपने सोच समझ के हो गया? हाँ, so event of guru happens in some cases, it doesn't happen in some cases. So मैंने अपना लाइफ चेंज किया, मैंने गुरु को इनवाइट किया, मैंने दीक्षा ली या दी, ये सारे डूअरशिप के परसेप्शंस है। लाइफ हैपेंस, हो गया भाई। तो इसमें मेरा बड़प्पन कहाँ? मैंने कहाँ किया इसमें कुछ? नहीं, बड़प्पन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पे बोलती हूँ कि अगर सबके पास ये चला जाए, क्या फिर डेस्टिनी पे रहेगा या क्या रहेगा? हाउ कम इट मींस अगर सबके बारे में एक ही घटना होने लगी ना तो लाइफ बंद हो जाएगा। लाइफ विल नॉट हैव। ये सब किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, इसी में मजा है, किसी को बच्चे हो रहे हैं, किसी को नहीं हो रहे, इसलिए मजा है। सब एक जैसा, वो ईसीजी निकाल देना तो उसमें ऐसा ऊपर नीचे आता है ना, और हमको क्या चाहिए? ऐसा से स्ट्रेट लाइन चाहिए। दैट इज नॉट लाइफ। अप्स एंड डाउन्स, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, मॉरल एंड इमोरल, ये इंटरकनेक्टेड, रादर इंटर कॉम्प्लीमेंट्री पोलर अपोजिट से ही तो लाइफ बनता है। तो कोई ऋषि प्रभाकर है मतलब सारे ऋषि प्रभाकर होंगे क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं, और होने वाले भी नहीं है। और इसीलिए मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ अरे मेरे गुरु यूनिक है। अरे हर एक का गुरु यूनिक ही होता है, दूसरा उसके जैसा कोई होता ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसा गधा भी यूनिक ही होता है, दूसरा गधा होता नहीं, वो अलग टाइप का गधा होता है, मेरे टाइप का गधा नहीं। थैंक यू। थैंक यू, जय गुरुदेव। थैंक यू। रमेश जी। जय गुरुदेव, रमेश बोल रहा हूँ। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट लगता है, बिल्कुल। और अपने को भी खुद को कब मैं मेरा आद्य चक्र ओपन हो जाएगा और कब मैं इसमें अचीव कर पाऊंगा, इसे सबको लगता है जो मुझे लग रहा है। तो ये जीएसएस में या आचरण में हम ला पाएंगे, उसका एक्सपीरियंस खुद ले पाएंगे, ये हो सकता है क्या? जय गुरुदेव। ये सवाल ऐसा है कि दिस इज कमिंग आउट ऑफ थिंकिंग माइंड, इमेजिनेशन है कि ऐसा किया तो ऐसा होगा क्या? तो एक सिंपल आंसर है, ट्राई इट। लेकिन ये बताता हूं कि होगा कि नहीं आपके हाथ में नहीं।
होगा कि नहीं, आप क्या, अगर आपके बारे में होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो आप 10 बार जीएसएस लो, करो या सिखाओ, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, शक्कर का जैसे शक्कर का एक ये जिभेवर ठेवल्याशिवाय साखरेची चव कळत नाही, करेक्ट, सो ट्राय. तसं आता याचं आम्हाला आता काहीच कळत नाही, नुसतं ऐकायला खूप गोड गोड वाटते, पण त्याची चव घेतल्यावर समजेल की आपल्यात ती कॅपॅसिटी आहे का, की त्याची चव गोडच आहे समजायला. जय गुरु, जय गुरु. रमेश जी, तुमच्यासारखा रमेश बालसेकरांना एक मोठे गुरु होऊन गेले, त्यांना एक प्रश्न विचारला एका फॉरेन महिलेनी, ऑस्ट्रेलियाची होती, ती म्हणाली की मला ना कधी कधी असं खूप शांत वाटतं, एकदम मन नसतं, बुद्धी नसते, असं काहीतरी, तर ते काय होतं. त्याच्यावर रमेश बालसेकर म्हणाले, ते म्हणाले इट वॉज अ फ्री सॅम्पल फ्रॉम द सोर्स. वाव, व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस. दिस टुडेज सत्संग इज अ फ्री सैंपल फ्रॉम द सोर्स. और फ्री सैंपल का पर्पस क्या होता है कि आप इंस्पायर हो जाए, और चाहिए और करना है तो आ जाओ जीएसएस को. तो ये तो फ्री सैंपल ही है. ओके, थैंक यू. और हिमांशु जी ने तो मुझे कहा है कि आप आज कुछ ना कुछ ऐसा एक 15-20 का एक्सपीरियंशियल सेशन भी लो, ताकि लोग फ्री सैंपल महसूस कर पाए, और फ्री सैंपल से रजिस्ट्रेशन बढ़ता है, एनरोलमेंट बढ़ती है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा सेल होता है. थैंक यू. श्रीकांत जी, लेकिन फ्री सैंपल का मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को पता चले कि लाइक नो, हाँ ये हम लोग एसएसवाई करते हैं, एएमसी करते हैं, तो जीएसएस क्या अलग है नो, तो थोड़ा क्या अलग है, क्या उसमें से मैं लेके जा सकता हूँ, या क्या मिल सकता है. मिलना नहीं मिलना अपने हाथ में है नहीं, बट क्या पॉसिबिलिटी है उतना तो पता चले. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था. और लाइक नो, और ये इसका जीएसएस क्यों बनाया है, तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है ना, कि कहीं ना कहीं रूट कोज तक जाने के लिए. या तो आप बताइए, तो आप बताएंगे तो शायद. मैं नहीं बोलना है क्या? अच्छा, जीएसएस क्यों बनाया है? पहली बात, जीएसएस बन गया है, ये बनाया नहीं है. दूसरा, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं और विद्या माँ, जिन्हों से ये सारी शुरुआत हुई थी, और सारी जीएसएस की टीम अपने जीवन में डे बाय डे मोर फ्रीडम, मोर लिबरेशन, मोर क्लैरिटी, मोर पीस एक्सपीरियंस कर रही है. कोई बड़ा अमीर बन गया है, बड़ा सदगुरु बन गया है, ऐसे हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम अपने अपने जीवन में जितनी भी जीएसएस की टीम है, और जो भी कुछ उसमें समझा है, उसमें बड़ी कोई साधना विधा नहीं है, बाद में फॉलो अप नहीं है, किसी के बारे में एक जीएसएस में हो जाता है, किसी के बारे में 10 जीएसएस के बाद हो जाता है, और उसका कोई पहला बेसिक क्लास नहीं है, कि जैसे हम एएमसी देखते हैं तो एसएसवाई किया है तो एएमसी है, सो कुछ प्रिपरेशन हुआ है और एएमसी में हम जाते हैं. वैसा यहाँ नहीं है. आप 4 दिन के लिए आते हैं, आपकी नींद हम हराम कर देते हैं, आपकी नींद हराम हो गई तो आपको कुछ हाथ लगा, आप वैसे ही सोए रहे तो आपको कुछ नहीं हाथ लगा. बस ओशो कहते हैं ना, मानो मत, जानो. जानो, ये जानने की प्रक्रिया का इनिशिएशन है, शुरुआत है. तो जीएसएस में शुरुआत हो सकती है, लेकिन शुरुआत होने के बाद आपकी अगर प्यास सही ढंग से जगी है ना, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे, आप और आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे. और ये इसी को तो इवोल्यूशन कहते हैं, और ये खाली ह्यूमन ब्रेन के बारे में पॉसिबल है. वो दैट इज व्हाट विद्या वाज टेलिंग अस. ह्यूमन ब्रेन में अलग खासियत क्या है? इट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू इवॉल्व, और बाकी किसी एनिमल में नहीं है. इसलिए नर का नारायण होता है, कौवे का नारायण नहीं होता है. तो अगर हो नर तो आ जाओ जीएसएस को. नहीं तो कौवे तो बैठे हैं पेड़ पे. थैंक यू श्रीकांत जी. नीलकंठ जी भी कुछ पूछना चाहते हैं. नीलकंठ जी प्लीज, ने हैंड रेज किया. जय गुरुदेव सर. मैं जानना चाहता हूँ कि निष्काम कर्म एग्जैक्ट क्या होता है? निष्काम कर्म, देखिए मैं खुद तो एक्सपीरियंस करता हूँ, जब मैं नींद में होता हूँ ना, तो मैं निष्काम कर्म करता हूँ. कहो तो मैं कर्म कर रहा हूँ, कहे तो मैं नहीं कर रहा हूँ. मुझे कुछ चाहिए इसलिए नहीं, मुझे नींद आ ही जाती है इसलिए मैं सो जाता हूँ. और ये जो निष्काम कर्म की बात है ना, ये जागृत अवस्था में ह्यूमन माइंड इंटेलेक्ट ने क्रिएट किया हुआ प्रोडक्ट है. कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ये सारी बातें हम जब खुद से डेविएट होते हैं ना, तो सारी फिलोसॉफिया, सारे विचार पैदा हो जाते हैं. जब मैं खुद में स्थित हूं तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है. जो डीप स्लीप का एक्सपीरियंस है, वो एनलाइटेंड सोल, रियलाइज पर्सन
अवेकनिंग स्टेट में भी करता है, तो उसके लिए सकाम और निष्काम कुछ नहीं होता है। निष्काम कर्म ये ईगो का ही प्रोडक्ट है, सकाम कर्म या निष्काम कर्म ये ईगो का, सेंस ऑफ डूअरशिप का ही प्रोडक्ट है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ये गलत हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसा है। थैंक यू। थैंक यू। प्रज्ञा जी प्लीज। हाँ हिमांशु जी, मैं ये बोलना चाहती थी कि जीएसएस करने के बाद मैं भी नहीं पहुंची थी। उसके पहले एसएसवाई किया, एएनसी किया, तो बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे कंसेप्ट थे मन में। तो जीएसएस करने के बाद खुद का सत्य क्या है, ये जो पहले मुझे नहीं मालूम था, मैं बहुत ढूंढ रही थी इधर उधर, तो वो पता चला और थोड़ा सा रुक गई और खुद की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ गया और बहुत कुछ बदलाव आ गए। ये शेयर करना चाहती थी। जय गुरुदेव। थैंक यू प्रतिमा। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाय द वे अभी हमारा अगला जीएसएस है जो 14 अप्रैल से 17 अप्रैल को होने वाला है, गुरुवार से लेके रविवार तक। इसका मैं आपको मैसेज शेयर करूंगा। जिसको भी इंटरेस्ट है वो ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उससे आगे अनिल काका या तो नेहा करेगी। बट एडिशनल क्वेश्चंस आपके कुछ है वो भी बाद में भी है तो सॉल्व कर सकते हैं, अभी है तो पूछ सकते हैं। मधुरा जी कुछ पूछना चाहती है, प्लीज। जय गुरुदेव। एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, तो ये जीएसएस आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट ईयर। सो लेकिन इसमें मुझे पूछना था कि अवेयरनेस आ जाता है, लेकिन वो जो अवेयरनेस है वो कुछ समय रहता है, फिर अगेन अप एंड डाउन वो होता रहता है। मेरे लाइफ में ये हो रहा है, तो इसके ऊपर और क्या करना जरूरी है या कुछ भी करना जरूरी नहीं है? प्लीज गाइड। थैंक यू। यानी अवेयरनेस आ गया है, जैसे समझ में आ गया है, अनुभव भी हो गया है थोड़ा बहुत उस समय, जैसे उन्होंने अभी बोला ना कि फ्री सैंपल, तो वो अनुभव भी हो गया, लेकिन ये वही पटरी पे गाड़ी चलती रहे इसके लिए कुछ प्लीज, आई नीड द गाइडेंस फॉर इट। जय गुरुदेव। पहली बात, अवेयरनेस आ गया है और वो कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं रहता है, मींस फ्री सैंपल का काम बराबर चल रहा है। एक फ्री सैंपल मिल गया, अरे अवेयरनेस जैसी कोई चीज है, मैं विटनेसिंग स्टेट में जा सकता हूँ, साक्षी भाव में रह सकता हूँ, इसकी झलक आ गई। लेकिन क्या ये आपने क्रिएट किया विटनेसिंग स्टेट, अवेयरनेस? ये हो गया, ये आपके बारे में हो गया। अगर कंटिन्यूअसली होना है तो हो जाएगा। बार बार जीएसएस करने की जरूरत है ऐसे हम कभी नहीं रिकमेंड करते हैं, जरूरी भी नहीं है। अगर एक बार भी 100% समझ में आ गया तो एक्सपीरियंस होता ही है। एक्सपीरियंस एक बार भी क्षणिक भी आ गया तो रियलाइजेशन की तरफ शुरुआत हो गई, इनिशिएशन हो गया। अब वो कब होगा? पहली बात तो है, हम कहते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम का रूट अपने रूटीन में होता है, आपकी प्रायोरिटीज में होता है। अभी जिस रूटीन में और प्रायोरिटीज में आप हो, वहां कब आपको क्षण मिलते हैं विटनेसिंग के? तो सबसे ज्यादा क्षण विटनेसिंग की प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं जब हम कर्म में होते हैं। मेडिटेशन में या नींद में होते हैं तब नहीं मिलते हैं। मेडिटेशन में तो आप कुछ करते नहीं है, नींद में भी कुछ करते नहीं है, सपने में भी आप नहीं कुछ करते हैं, लेकिन जागृत अवस्था ये एक ही अवस्था है जिसमें हम विटनेसिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो विटनेसिंग का एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास जितने घंटे हम जागे हैं उतना समय है। तो इसको रमेश बालसेकर जी जैसी व्यक्ति क्या बताती है, मेथड क्या बताती है? वो बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी मेथड, ऐसे उन्होंने उसको नाम दिया है। खुद को ऑब्जर्व करो, इवेंट्स को ऑब्जर्व मत करो, घटनाओं को, प्लेस, पर्सन, सब्जेक्ट को ऑब्जर्व मत करो। किसी प्लेस पर जाने के बाद मेरे में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करो। किसी पर्सन को मिलने के बाद मेरे में क्या हो रहा है, पर्सन को मत ऑब्जर्व करो। कोई सब्जेक्ट नया मेरे सामने आ गया, मेरे में क्या हो रहा है? ऑब्जर्व चेंजेस इन योर बीइंग, योर कॉन्शियसनेस, नॉट द अदर्स। ये प्रैक्टिस जागृत अवस्था में ही होती है और कोई भी साधना या तपश्चर्या सिर्फ जागृत अवस्था में ही इंसान कर सकता है।
नींद में नहीं या ड्रीम स्टेट में नहीं, और तुरिया स्टेट में भी तो कुछ करना ही नहीं है। सो एक्चुअली ये आशीर्वाद है, ये बून है हम सबको कि हम जागृत अवस्था में साधना कर सकते हैं। इसका क्रेडिट जाता है हमारी पिक्यूलियर नर्वस सिस्टम को। ये गुरुजी कहते हैं, स्पाइन इरेक्ट नाम का उनका लेक्चर है, उसमें वो पूरा इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि व्हाई ओनली ह्यूमन बीइंग इन अवेकनिंग स्टेट कैन एक्सपीरियंस ऑल द स्टेट्स। क्योंकि मैं नींद की चर्चा कब कर रहा हूँ? अवेकनिंग स्टेट में। मैं ड्रीम की चर्चा कब कर रहा हूँ? अवेकनिंग स्टेट में। मैं तुरियावस्था की चर्चा कब कर रहा हूँ? अवेकनिंग स्टेट में। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग वो जो 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, उसमें जो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं तो गृहस्थाश्रम जो है ना, वो अवेकनिंग स्टेट है, जो सबको सपोर्ट करता है। ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करता है, वानप्रस्थ को सपोर्ट करता है, संन्यास को सपोर्ट करता है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, वो जो 3 मात्रा है 3 अवस्थाएं है कॉन्शियसनेस की, वो मानी जाती है नहीं, मानी जाती है। चौथी अवस्था भी है। तो ये ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस, एंड ऑन दैट कॉन्शियसनेस ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ऐसे मांडुक्य उपनिषद का जिस्ट है। तो बातें तो मैं बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मेरा आज्ञा के चक्र का क्या, वो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। सो आई रेस्ट हियर, थैंक यू। बट यहाँ पे मुझे यही है कि वो अवेयरनेस थ्रू आउट 24/7 80% वो अवेयरनेस रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सटक जाते, उसमें अटक जाते। आना बाहर हो जाता है, अवेयरनेस है, लेकिन व्हाई नॉट 24/7 वो अवेयरनेस, उसके लिए क्या करना जरूरी है? जैसे हाँ, सांस तो उसके लिए अखंड। विनोबा भावे का बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वो कहते हैं मोक्ष की व्याख्या क्या है? मोहाचा क्षय। अभी आपको अवेयरनेस स्टेट में, विटनेस स्टेट में कंटिन्यूस रहना है। ये जो अपेक्षा है ना, ये डिजायर है, यही इसमें बाधा है। ये सर, ये आसान भी है समझना, मुश्किल भी है। डिपेंड्स। मुझे मोक्ष चाहिए, ये क्या है? ये मोक्ष से सबसे दूर जाने की बात हो गई। इस पर विद्या माँ ज्यादा बोल सकती है, वो विनोबा भावे का अभ्यास बहुत है उनका। मधुरा माँ, मग काय झालं काय शेवटी आता अवेअरनेसचं काय? काहीच That's it. That's it. Don't take anything seriously, even spirituality. Life is a joke, ऐसे गुरुजी बता रहे थे। So do enjoy the joke. जोक कभी सीरियसली नहीं लेते कोई। नाही, So life ह्याच्यात काय seriously हवंय मतलब। नाही, ह्याच्यामध्ये काय हवंय असं पण नाहीये, काय मोक्ष हवाय, पण अशा काही घटना, म्हणजे काय मी सांगू नाही शकत की असं तुम्ही म्हणता ना की अलर्ट राहणं किंवा कॉन्शियस अवेअरनेस असणं, हे मला हवंय असं नाही, पण ते झाल्यानंतर त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस बघतो आपण, अरे आपण काय वेडारकं केलं असं सगळं, आणि आपल्यालाही नको असं होऊन जातं. आणि मग आपण जेव्हा कॉन्टेम्प्लेट करतो तेव्हा कळतं की अरे हे आपण असं काहीतरी गाढवपणा केलाय. मग ते त्याच्यासाठी म्हणून मी विचारत होते की ह्याच्यासाठी काही साधना आहे किंवा काय आहे ना साधन, स्वतःच्या गाढवपणावर लक्ष ठेवणं ही साधन. मग तो राहत नाही ना, तो गाढवपणा होऊन जातो आणि मग कळतं. त्याला मराठी भाषेत शहाणपणा म्हणतात. आणि जीवन म्हणजे कधी शहाणपणा कधी गाढवपणा. थँक्यू. गुरुजी, मी बोलू शकते का? श्रीकांतजींबरोबर आज एवढे वर्ष म्हणजे शिकल्यानंतर असं लक्षात यायला लागलं, आधी ना अडकायला व्हायचं मला सुद्धा. मधुरामा म्हणतायत तसं की आपण गाढवपणा केला, चुकलो. तर आता तसं त्यात अडकायला होत नाही, की झालं ते चुकून घडून गेलं आपल्यातनं, पण ते परत तशी चूक घडणार नाही, त्या दिशेने पावलं पडतायत का, हा अलर्टनेस वाढलाय. तर मला प्रज्ञामा, ते चुकून नाही झालं बरं का, ते त्यावेळेला आवश्यक होतं म्हणून झालं. आणि मी असा गाढवपण करायला पुन्हा पुन्हा स्वतंत्र आहे, हे पण रिअलायझेशन फायद्याचं आहे. येस, बरोबर. तर म्हणजे आधी अडकायला व्हायचं, आता त्यात अडकायला होत नाहीये. त्या गोष्टीचा खूप त्रास व्हायचा, धरून ठेवल्या जायच्या त्या गोष्टी. तर जीएसएस केल्यानंतर त्यातनं खूप बाहेर पडायला होतं आणि पटकन
कळतं आणि कळतं की हे जीवन हे असंच आहे की ह्याच्यामध्ये ह्या अशा गोष्टी पण घडणार आहेत, चांगल्या गोष्टी पण घडणार आहेत, वाईट गोष्टी पण घडणार आहेत आणि त्याचा स्वीकार करणं, त्याच्यात अडकणं नाही आणि अलिप्तपणा कसा येतो ह्या सगळ्या गोष्टींकडे अभ्यासपूर्वक बघायला शिकले मी जीएसएस नंतर. मी म्हणत नाहीये परिपूर्ण नाहीये, परिपूर्ण आहे, माझ्याकडनं काही चुका घडत नाहीयेत असं नाहीये, पण वेगळी एक दृष्टी मिळाली असं मी म्हणेन. जय गुरुदेव. थैंक यू. और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. श्रीकांत जी, आज जो जीएसएस में आप लेते हैं विद्यामा और आप तो साउंड मेडिटेशन समय है. हाँ, मैंने तो 2 घंटे का मैंने तो स्टार्टिंग टाइम ही दिया था, एंड टाइम नहीं दिया था. सो समय ही समय. ओके, पहले कुछ क्वेश्चन है उसको लेते हैं. बाद में समय होगा तो दिनेश जी प्लीज. मला परत एक कन्फ्युज झालं. गुरुजी बोलले की त्या अवेअरनेस विषयी त्यांनी विचारलं मला कधी अवेअरनेस आहे कधी नाही, असं मी फ्लक्च्युएटिंग माइंड मध्ये आहे. तर मला एक असं म्हणायचं की मग फ्लक्च्युएटिंग माइंड मध्ये आहे तर मग त्याला येतो जातो अशी अवस्था असते का, की फक्त एकच अवस्था असते ती फिक्स म्हणजे फिक्स, नंतर देर इज नो फ्लक्च्युएशन? करेक्ट. जे माइंड आहे ना, फ्लक्च्युएशनचं नावच माइंड आहे. पण ह्या फ्लक्च्युएशन्स कडे जर तुम्ही पाहू शकलात तर यू आर नॉट अ माइंड. येस. So if you can witness the fluctuations, means you are witnessing the mind. Correct. You are not the mind. You are not the mind. And being in that state is witnessing. Yes. म्हणजे ते पण आपण त्याला एक स्वीकार शब्द म्हणा किंवा काही असं. शब्द काही चालतील, काही प्रॉब्लेम. शेवटी कळलं की झालं, बाकी काय. बस. पण तसं नाही ना की मला मी आता दुसरा शब्द वापरलो, मी ज्ञानी झालो किंवा काय झालो, परत मी अज्ञानी झालो, तसे फ्लक्च्युएशन नाही होत ना. एक वेळ कळलं तर कळलं, दॅट्स ऑल. That is called as realization. That is irreversible reaction. Irreversible. तेच मला म्हणायचं. Irreversible is reaction and change is always temporary. So if it is change, it is momentary. If it is realization, it is permanent. It is permanent. Yes. Okay. Jai Gurudev. सत्संग खूप छान चाललाय, त्यामुळे फक्त मला एक थोडस अडचण आहे, म्हणजे मला या कॉल मधनं बाहेर जावं लागतंय कारण मला दुसरा एक कॉल अटेंड करायचा आहे, त्यामुळे मला रजा द्यावी या कॉल मधून. बघा, जीएसएस करणाऱ्यांना सारखे कॉल असतात, इकडे तिकडे बिझी होतात लोक. थँक्यू विद्यमा. जास्तीत जास्त अनुभव घ्या आणि 14 एप्रिलच्या जीएसएस जरूर या, हे आग्रहाचं निमंत्रण. धन्यवाद. थैंक यू. सो 14 अप्रैल से 3 दिन का जीएसएस शिविर आनंद आश्रम खोपोली में आयोजित कर रहे हैं. श्रीकांत जी को और उसकी टीम के साथ वो लेंगे. तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक अपने चैट में भेजा है, उसको ग्रुप पर भी मैं एक बार शेयर करूंगा. तो जो भी जिसको भी अभी लगता है कि हाँ शायद मैं कर सकता हूँ या पॉसिबिलिटी है, तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी. और जिन्होंने ऑलरेडी जीएसएस किया है ना, उनके लिए है. कोई भी जीएसएस, एक जीएसएस दूसरे जैसा नहीं होता है. और अभी जो जीएसएस का वर्जन आया है वो रिफाइंड वर्जन है. उस पर कुछ हम सब लोगों ने काम किया है, उसमें से एडिटिंग किया है और थोड़ा प्रिसाइजनेस और लाने की कोशिश हम कर रहे हैं. तो अगर जिन्होंने पहला जीएसएस किया है ना, उनको तो अभी का जीएसएस पूरा नया लगेगा, क्योंकि हर बार उसमें चेंजेस होते हैं. वी वेर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अभी शायद कुछ थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, तो अब की बार जब आओगे तो कुछ अलग सरकार पाओगे, खुद की सरकार अब की बार. थैंक यू.
ये अच्छा लगा, अब की बार खुद की शिकार, बट बस घर पे जाके नहीं बोलने का। अरुण जी, यस, आप कुछ पूछना चाहते जय गुरुदेव. ज्या वेळेला निर्वाण षटकम ऐकतो आपण त्यावेळेला आपण नोबडीने साधनेमध्ये जातो, ते चांगलं वाटतंय. पण कधी कधी आपला माइंड आपल्याला डेविएट होतो. नोबडीनेस टू समबडीनेस मध्ये जातच आपलं जातं. पण त्यावेळेला मला अवेअरनेस येतो का निर्वाण षटकम रिमाइंड्स मी टू बी इन नोबडीनेस. तर ते अवेअरनेस माझं वाढलंय जीएसएस मुळे. पण मी जेव्हा जेव्हा जातो तेवढ्या वेळेला मी अलर्ट असतो, अवेअर असतो आणि आय ब्रिंग माय सेल्फ टू निर्वाण षटकम. मी कुणाचा मुलगा नाही, गुरु नाही, शिष्य नाही, अन्न नाही, भूक नाही, काहीच नाहीये. तर या अवेअरनेस मध्ये मला राहायला मिळतंय आणि तो फायदा मला झालेला आहे. त्यामुळे किती प्रॉब्लेम आले तर ते प्रॉब्लेम सोल्युशन शोधायची गरजच पडत नाही मला. तर त्या प्रॉब्लेम नसल्यासारखे मला जाणवतात. आले तरी मी ते इग्नोर करतो, दुर्लक्ष करतो. तर हा बेनिफिट मला जीएसएस मुळे झालेला आहे. दॅट्स इट. जय गुरुदेव. थैंक यू अरुण जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वंडरफुल, नाइस। दिनेश जी पूछ रहे, ज्ञान ज्ञान है, समय के साथ बदलता नहीं है, देन व्हाट इज इन न्यू कोर्स, ऐसा कुछ पूछना चाहते। अगर इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझने लगे तो ये एक अलग परसेप्शन है। एक्सपीरियंस को ज्ञान समझने लगे तो वो एक अलग परसेप्शन है। और सेल्फ रियलाइजेशन को जब ज्ञान समझने लगते हैं तब समझ नहीं बचती है, वो हो जाना होता है। सो आई हैव अ नॉलेज, आई डोंट हैव अ नॉलेज, आई हैव अ नॉलेज एंड आई एम द नॉलेज। जब आई एम द नॉलेज स्टेट आती है तो बोलने वाला कोई रहता ही नहीं है। बट आई हैव अ नॉलेज के समय दो है, आई डोंट हैव अ नॉलेज के समय दो है, बट आई एम नॉलेज जब हो जाता है तो ये बोलना भी नहीं होता है। इसे विद, वेद ऐसे कहा जाता है। वेद शब्द विद से आया है, ना कि आप समझते हो, आप वो हो जाते हो। एंड जीएसएस इज हो जाने की तरफ पहला कदम है, समझने की तरफ नहीं है। समझना नहीं है, हो जाना है, बिकमिंग दैट। So when you're having GSS now? अगला जीएसएस 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से 17 अप्रैल, थर्सडे से संडे को है। मैंने अपने जो चैट का एक नीचे मैसेज आएगा तो उसमें हमने पोस्ट किया है, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। या तो फिर आप पर्सनली भी मुझे या तो हमारे ग्रुप में किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बता देंगे। मैंने बहुत लेट खोला, पर एक जैसे कि यही सुनने के लिए मैसेज मिला मेरे को श्रीकांत जी का कि when you witness, you don't witness others or the circumstances, but you witness what's going on within you. So that was a very precious message for me, though I came in late. Nice. Good that like you have a takeaway, something which is very touching to you, nice. तो श्रीकांत जी, अभी हम आपके पास समय की पाबंदी ना हो तो साउंड मेडिटेशन की एक झलक ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। तो सब लोग तैयार है तो? हाँ, सब लोग तैयार है तो? यस। तो कितना समय लगेगा इसके लिए करीब करीब? ये सबसे मुश्किल सवाल है क्योंकि मेडिटेशन में हम समय के पार जाते हैं, तो वापस आने के बाद पता चलेगा कितना समय हो गया। अगर जाने की तैयारी है तो शुरू करते हैं, और आएंगे तो अपने, नहीं आ गए तो बस उसी के जिसके है।